So let us start the oxygen family. ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये देखिए कि और इसमें हमें किन की इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री पढ़नी है. सी ऑक्सीजन फैमिली ये जो है एलिमेंट्स, ये सबसे पहले किस ग्रुप में आते हैं? ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 और इट इज 6th A, राइट, 6th A. Then these family elements are known as chalcogens. इनको हम क्या बोलेंगे? chalcogens. Why? As these are ore forming elements. आपको पता है कि जितने भी ores हैं ये मैक्सिमम किस फॉर्म में मिलते हैं? These ores are obtained in form of oxides और sulfides. सबसे ज़्यादा जो ores मिलते हैं हमको अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट मेटल्स के, वो या तो ऑक्साइड्स होते हैं या फिर सल्फाइड्स होते हैं. तो इसलिए चैल्को मीन्स ओर फॉर्मिंग, जेंस प्रोड्यूसर फॉर्मिंग. तो ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन फैमिली में. फर्स्ट एलिमेंट आता है ऑक्सीजन, सेकंड है सल्फर. सो इसलिए इन एलिमेंट्स को चैल्कोजेंस कहा गया है. ठीक है, तो चैल्कोजेंस के बाद अब इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं. इट इज नोबल गैस, राइट, नोबल गैस NH2 NP4. NP4 देख लीजिए. तो वैलेंसी शेल में अब क्या हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए और p ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टार्ट हो गई है. नाइट्रोजन फैमिली में हाफ फिल्ड था और यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट हुई है. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6, लेकिन वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी होगी 2. जो ग्रुप वैलेंसी है वो ग्रुप वैलेंसी क्या आएगी बेटे? 2 आएगी. ठीक है, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स का जो हमें पता होना चाहिए. अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? तो यू नो कि दैट फर्स्ट एलिमेंट इज व्हाट? ऑक्सीजन. सेकंड इज सल्फर. थर्ड सेलेनियम. देन टेल्यूरियम. एंड लास्ट एलिमेंट इज पोलोनियम. And this polonium, it is radioactive element. एक ऐसा एलिमेंट है रेडियोएक्टिव, ठीक है, जिसका हाफ लाइफ पीरियड भी कम है, राइट. तो पोलोनियम को इसलिए हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये रेडियोएक्टिव है. तो बेसिकली हमको ये 4 एलिमेंट्स की केमिस्ट्री पढ़नी है यहाँ पर. उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी किसकी? ऑक्सीजन एंड सल्फर की. अब ये इस फैमिली में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है? तो नाइट्रोजन जितना बड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा उससे छोटा है चैप्टर है, और इसमें जो केमिस्ट्री भी आएगी वो भी थोड़ी लिमिटेड केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी. एक्चुअली ऑक्सीजन के जो एलोट्रॉप है ओजोन, और सल्फर के कंपाउंड्स SO2 एंड SO3 एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. बस इतना आपको इसमें प्रिपेयर करना है, तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है. नाइट्रोजन फैमिली में ऐसा था कि हम कह रहे थे कि भाई हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना है. बट यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंटली आपको बता सकती हूँ कि आप जनरल प्रॉपर्टीज़ तो ग्रुप के एलिमेंट्स की देखनी है, बट जो मेन कंपाउंड्स आपको देखने हैं वो जो है ओजोन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन ओजोन एंड सल्फर के ऑक्सी एसिड्स स्टडी करनी है. सी, तो एक जल्दी से हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ा सा नज़र डालेंगे. जैसे एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? एटॉमिक रेडियस इनका डाउन द ग्रुप इंक्रीज होने वाला है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है. ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, नो एक्सेप्शन. एक्सेप्शन आता भी नहीं है, एक्सेप्शन भी मिलता है बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स में, उसके बाद नहीं मिलेगा. आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो यस आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई. सबसे पहली बात कि कैसे है? बहुत हाई है और हाइयर है. और ऑर्डर क्या रहेगा? ऑक्सीजन कैसा है? स्मॉलर साइज एलिमेंट है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, देन पोलोनियम. तो डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज IE1 क्या होगी? डिक्रीज होगी. IE1 याद रहे. और यहाँ पर ये चीज़ याद रखें कि नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट से ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में आपको जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से रिमूव करना है, और ऑक्सीजन में हाफ फिल्ड नहीं है, पेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है. तो IE1 में जब हम पीरियड के ट्रेंड में चलते हैं तो वहाँ पर ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स इज लेस देन कंपेयर टू नाइट्रोजन. ठीक है, तो वेल ये पॉइंट आपने पीरियोडिक टेबल में भी देखा होगा. और कौन से प्रॉपर्टीज आते हैं इसमें, और यहाँ देख लीजिए. ये हो गया. व्हाट अबाउट मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स.
तो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर अच्छी बात है कि कॉमन है। यूजुअली देखिए मेल्टिंग पॉइंट्स डिपेंड करेंगे किस पर बेटे, वैन डर वाल्स फोर्सेस पर। वैन डर वाल्स फोर्सेस डाउन द लूप जाने पर इंक्रीज होते हैं, एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहेगी टेल्यूरियम की, टेल्यूरियम के बाद होगी पोलोनियम, एंड आफ्टर देन सिलीनियम, देन सल्फर एंड देन ऑक्सीजन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। टेल्यूरियम आगे आ जाता है किसके कंपैरिजन में, पोलोनियम के कंपैरिजन में। टेल्यूरियम के मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग। यस क्लास, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल डेटा हमने देखा, छोटा सा डेटा है ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स के लिए, उतना काफ़ी है। एंड नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं कि इनके एलोट्रॉप्स कैसे मिलते हैं, क्या ये डिफरेंट एलोट्रॉप्स बनाते हैं, या केमिकल रिएक्टिविटी कैसी है। सी ऑक्सीजन के की एलोट्रॉप्स अगर हम डिस्कस करें तो ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स कितने हैं, 2 एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, 2। एक इटसेल्फ O2 है एंड सेकंड क्या है, सेकंड इज ओजोन, राइट। तो यहाँ पर इन दोनों को हम सेपरेटली, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज सभी को पता है, हाईली कंबस्टेबल है और रिएक्टिव है। सब यूजुअली सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। एंड ओजोन O3 विच इज़ अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। तो ये डिटेल में यहाँ पर इसकी केमिकल रिएक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, तो वो हम स्टडी करेंगे इसको आगे डिटेल में। नेक्स्ट देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। अगर हम देखें तो सल्फर के एलोट्रॉप्स कौन से होते हैं। देखिए सल्फर के सेवरल एलोट्रॉप्स मिलेंगे, और इसमें बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स है सल्फर के वो है अल्फा सल्फर विच इज रोम्बिक सल्फर, ओके, जिसे हम बोलेंगे रोम्बिक सल्फर, एंड बीटा सल्फर। बीटा सल्फर इज मोनोक्लिनिक सल्फर। और सेवरल एलोट्रॉप्स है सल्फर के, बट अल्फा रोम्बिक एंड बीटा मोनोक्लिनिक जो सल्फर हैं ये सबसे पहले किस जो है फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए दोनों ही किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, बोथ एग्जिस्ट एज SH मॉलिक्यूल। ये S8 मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसका कन्फर्मेशन कैसा होता है, क्राउन कन्फर्मेशन है। और ये दोनों एलोट्रॉप्स इंटरकन्वर्टिबल है ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर ग्रेटर देन 369 केल्विन टेम्परेचर दिया जाता है तो अल्फा सल्फर किस में कन्वर्ट होता है, बीटा सल्फर में। और इससे अगर लेस टेम्परेचर दिया जाएगा तो फिर ये बीटा सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा रोम्बिक सल्फर में। ठीक है, तो ये अल्फा रोम्बिक एंड बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर, दीज आर इंटरकन्वर्टिबल ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर, and that's why this temperature is known as transition temperature for these two allotropic forms of sulfur। क्योंकि इस अगर पर्टिकुलर इसी टेम्परेचर पे रखा जाए तो ये दोनों ही एलोट्रॉप्स सल्फर में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। नाउ सी ये इसका क्राउन कन्फर्मेशन हमको कैसे मिलता है, तो ये देखिए क्राउन कन्फर्मेशन ऑफ सल्फर S8, ये S8 मॉलिक्यूल है, दिस इज S8, राइट। तो ये सल्फर यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा विद 2 लोन पेयर्स ऑन ईच सल्फर एटम। तो ये देख रहे हैं आप कि ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि 6 मेंबर रिंग तो है नहीं, कितने हैं यहाँ पर 8 सल्फर है, तो 8 सल्फर है, तो ये थोड़ा सा इस तरह से पकड़ क्राउन कन्फर्मेशन में चला जाता है। तो दिस इज क्राउन कन्फर्मेशन एंड इट इज स्टेबल, ओके, इट इज स्टेबल। इसको ड्रॉ करिए फास्ट। यस, सो अब यहाँ पर ये जो एंगल है SSS एंगल, देखो स्ट्रक्चर्स के बारे में बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे। तो ये जो एंगल है बेटे ये 107 डिग्री रहेगा इन S8 मॉलिक्यूल। तो रिमेंबर अल्फा रोम्बिक बीटा मोनोक्लिनिक एग्जिस्ट इन क्राउन कन्फर्मेशन, दैट इज S8 फॉर्म। एक और सल्फर हमको मिलता है और वो है साइक्लो S6। कौन सा है बेटे,
साइक्लोएस6 ये प्रीवियस आईआईटी क्वेश्चन है, प्रीवियस आईआईटी क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, क्योंकि इसमें इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कौन सा सल्फर जो है कि चेयर कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। 6 सल्फर एटम्स है। अब नेचर में ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किस फॉर्म में चला जाएगा, कि चेयर कन्फर्मेशन इज वेरी स्टेबल, तो ये चेयर कन्फर्मेशन में मिलता है, इसको बोलते हैं हम साइक्लोएस6। लाइक दिस, ठीक है। तो ये चेयर कन्फर्मेशन विद 2 लोन पेयर्स ऑन ईच सल्फर एटम, और यहाँ पर भी ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा सल्फर। सो दिस इज बहुत सिंपल सा एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया आईआईटी में। साइक्लोएस6 किस फॉर्म में रहता है, तो विच एलोट्रॉप ऑफ सल्फर एग्जिस्ट इन चेयर कन्फर्मेशन, दैट इज व्हाट, साइक्लोएस6। तो ये इतनी बात एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर में याद रखिए। एंड सेवरल एलोट्रॉप्स हैं, हायर नंबर में भी मिलते हैं, तो वो जो है हमें थोड़ा सा हम बाद में एडवांस लेवल पर उनका डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे, राइट। तो ये एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर की बातें हो गई। अब आ जाते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज किस टाइप के ये रिएक्शंस करते हैं और कंपाउंड्स कैसे बनते हैं इनके, देखिए। तो केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले इनके हाइड्राइड्स को डिस्कस किया जाएगा। पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली ऑनवर्ड्स जो हाइड्राइड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन में NH3PH3 की आपने इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री देखी। अब यहाँ पर हाइड्राइड्स आएंगे, हेलोजन्स के हाइड्राइड्स आप पढ़ चुके हैं, HF, HCl, HBr, HI, तो दीज आर इम्पॉर्टेंट ऑलवेज, और इनके ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं हमसे। हाइड्राइड्स, तो कौन कौन से हाइड्राइड्स बनाते हैं ये, H2O, H2S, H2Se एंड H2Te। इन 4 हाइड्राइड्स की केमिस्ट्री हमको डिस्कस करनी है। अब देखो, सबसे पहला जो हाइड्राइड है इस फैमिली का, ये फैमिली कैसे इंपॉर्टेंट ना हो, सबसे पहला जो हाइड्राइड है वो है वाटर। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा लाइफ सर्वाइवल। ऑक्सीजन, O2 गैस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं, वो यहाँ कंपाउंड मिल रहा है। ओजोन, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, तो हमारी लाइफ कि जितना भी सेविंग, जो भी लाइफ के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, सर्वाइवल से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स हैं और उनकी जो केमिस्ट्री है वो इस ग्रुप के एलिमेंट्स में छिपी हुई है, यही इन पे डिपेंडेंट है, तो वी कैन नॉट अवॉइड दैम, इनको पढ़ना ही है। तो वाटर, H2S, H2Se, H2Te, ये 4 हाइड्राइड्स बनते हैं। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सबसे पहले अगर हम इनका स्ट्रक्चर कि वाटर का स्ट्रक्चर कैसा रहता है बेटे, ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन कैसा हो जाता है, बेंट शेप मॉलिक्यूल है। एंड सिमिलर स्ट्रक्चर इन सब का भी होगा। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसा रहेगा, sp3। 2 लोन पेयर्स आने की वजह से डिस्टॉर्शन बढ़ता है, अमोनिया से ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा, और कि यूजुअली 1 लोन पेयर जब भी इंक्रीज होता है तो डिस्टॉर्शन नियरली 2.5 डिग्री से जो है बढ़ता चला जाता है, तो 104 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल रहेगा, और ये एक बेंट शेप मॉलिक्यूल रहेगा। एंड सेम फॉर ऑल। नाउ सी, अगर हम सिर्फ बॉन्ड एंगल्स कंपेयर करते हैं तो बॉन्ड एंगल्स का ऑर्डर क्या रहेगा, इन हाइड्राइड्स में सबसे ज़्यादा होगा वाटर का, उसके बाद H2S, H2Se, और सबसे कम हो जाएगा H2Te। फिर से वही बात कि यहाँ पर 104 डिग्री बॉन्ड एंगल है, और यहाँ पर आते ये 92 डिग्री के आसपास रहता है, और यहाँ तक आते आते ये 90 डिग्री है। अमोनिया के हाइड्राइड्स में मैंने आपको ड्रैगोज रूल से बेसिक नेचर एक्सप्लेन किया था, और वहाँ पर भी हमने बॉन्ड एंगल का इम्पोर्टेंट रोल देखा था। यहाँ पर भी यही है, 104 से डायरेक्ट 92 डिग्री पे आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा डेविएशन हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, इट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। जो बेंट ने रूल दिया था कि 3rd पीरियड एलिमेंट्स के जब कंपाउंड्स बनते हैं और अगर उनमें लार्जर डेविएशन है तो वहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, तो ये इस वजह से रहेगा। और देखो बॉन्ड एंगल इतना क्यों डिक्रीज हो रहा है,
इसके डिक्रीज होने का रीजन है कि साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज होगा, तो साइज इंक्रीज होने से उतना ही ये टू लोन पेयर्स की डेंसिटी उतने ज्यादा एरिया पे स्प्रेड होगी और उतना ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगी। तो हाइड्रोजन्स उस रिपल्शन को, लोन पेयर के रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये हाइड्रोजन्स क्लोजर आते जाएंगे। ठीक है, यहाँ सोचिए कि जितना ज्यादा ये लार्जर एरिया बनेगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लाउड है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ज्यादा स्पेस में स्कैटर्ड होगा और उतना ही यहाँ पर रिपल्जन कॉज करेगा। तो एज अ रिजल्ट बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस एज यू नो साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। तो ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो गया फॉर दीज हाइड्राइड्स। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट दैट दिस इज फॉर बॉन्ड एंगल। ठीक है, नाउ लेट अस सी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर अगर हम देखें तो यस, डाउन द ग्रुप वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन आएगा और बताओ कहाँ पर आने वाला है एक्सेप्शन, आपको मालूम है ये वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, वाटर सबसे आगे पहुंच जाएगा जंप करके, उसके बाद होगा H2TE, आफ्टर देन H2SE एंड लीस्ट होगा, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज फॉर H2S। व्हाई, रीजन यू नो, वाटर के केस में क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम it has maximum melting point and boiling point due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग हो रही है, वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। और इसके बाद यहाँ से यहाँ H2S2 H2TE ये जो इंक्रीज हो रहा है ये वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस as a result boiling point also increases। ठीक है, तो ये melting point and boiling point का ऑर्डर हो गया, राइट? इस तरह से ध्यान रहेगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट और क्या इसमें ऑर्डर्स हमें देखने हैं, बॉन्ड एंगल हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वो पूछेंगे बॉन्ड डिस्टेंस। तो बॉन्ड डिस्टेंस तो आप बहुत फटाफट बना लेंगे, आपको पता है सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन का नहीं, हाइड्रोजन सेम एटम है, सेंट्रल एटम डिफर हो रहा है, तो यहाँ पर यू नो कि ये बॉन्ड डिस्टेंस डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है सिंपली, कोई एक्सेप्शन नहीं है, H2SE और सबसे ज्यादा होगा H2TE। ठीक है, तो बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीजेस, सबसे हाईएस्ट फॉर टेलुरियम, राइट? नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ पे इनके क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर का ऑर्डर पूछा जाता है और स्टूडेंट्स रॉन्ग भी कर देते हैं इसको। रॉन्ग क्यों करेंगे, कहाँ आपकी गलती होती है, आप सोचेंगे सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या होना चाहिए, H2O। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन सभी में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यू नो कि ये प्रोटॉन जल्दी से फर्निश कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। एसिडिक नेचर देखो, वाटर एसिडिक होता है क्या, वाटर तो न्यूट्रल है, वाटर एसिडिक होता तो हम कैसे उसको पीते थे, फिर तो आपका पानी पीना मुश्किल हो जाता था। वाटर इज नॉट एसिडिक, वाटर न्यूट्रल है, और लेकिन जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, याद रखिए क्यों हो रही है इंक्रीज, ये सोचो। बॉन्ड डिस्टेंस बेटा अभी हमने ऊपर लिखा ना, बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ रहा है, बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगा। अब हाइड्रोजन छोटा सा बच्चा है, टेल्यूरियम बड़ा आ गया, हैंड शेकिंग कैसी हो गई, वीक, बॉन्ड वीक हो रहा है, तो वाटर में जाके जितनी जल्दी वो बॉन्ड ब्रेक होगा उतना जल्दी प्रोटॉन फर्निश करेगा, उतना स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पर H2O, then H2S, then H2SE and then H2TE, ये आ जाता है सिंपल ऑर्डर। ठीक है, तो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस इन दिस वे, राइट? तो ये एक अच्छी डेटा टेबल भी दी हुई है एनसीईआरटी में, आप उसको भी देख सकते हैं, और वैसे थोड़े से कंसेप्ट्स लगाएंगे तो ये सब हम फास्ट ऑर्डर्स बना सकते हैं। तो हाइड्राइड्स, यस, ये बहुत ही जनरल सा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ओलंपियाड्स में, जेईई मेन में ये इन पे क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं। तो ये आप जो है प्रिपेयर करके रखिए अच्छे से, इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, लिखिए फटाफट बेटा। डन। नेक्स्ट
कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज किस टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। देखो हाइड्राइड्स हमने डिस्कस कर लिए। नाउ रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो सेकेंड प्रॉपर्टी अगर इनकी केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखा जाएगा। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या ये सभी एलिमेंट्स ऑक्साइड्स बनाते हैं? बिल्कुल बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे। और इनफैक्ट ये 2 डिफरेंट फॉर्मूले में ऑक्साइड्स बनाएंगे। कौन कौन से? MO2 +4, ठीक है, और MO3+6, 2 का डिफरेंस आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम भूल गए थोड़ा सा डिस्कस करना, तो याद रखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 रहेगी। +6 में ऑक्सीजन +6 तक बिल्कुल नहीं जाएगा, ऑक्सीजन -2, -1, 0, +1, +2 तक जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल्स नहीं है तो वो +6 तक नहीं जा सकता, लेकिन सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम ये शो कर सकते हैं। तो +6 में ऑक्साइड्स बनती हैं। फिर नेक्स्ट 2 का डिफरेंस से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी एंड देन +2 में भी कुछ वेरी फ्यू कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो वेल ऑक्साइड्स लेकिन इसी 2 फॉर्मूले में आपको मिलेंगी, MO3 एंड MO2, राइट। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इन MO2 ऑक्साइड्स को डिस्कस करें, MO2 ऑक्साइड्स कौन कौन से? देखो ऑक्सीजन तो बनाएगा नहीं, ऑक्सीजन को हटा दीजिए, SO2, ठीक है। फिर कौन सी आ जाएगी? SeO2 एंड देन व्हाट? TeO2। ऑल दीज ऑक्साइड्स आर इन +4, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि इन ऑक्साइड्स का रिड्यूसिंग नेचर कैसा होगा, इन ऑक्साइड्स को रिड्यूसिंग नेचर में जो है अरेंज करिए, तो क्या लगता है रिड्यूसिंग नेचर कैसा होना चाहिए? देखिए यहाँ पर सल्फर +4 में है और यहाँ टेल्यूरियम +4 में। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर अस टू मेक सच orders. Okay, we can arrange molecules with the help of it. तो आपसे पूछा क्या है? रिड्यूसिंग नेचर पूछा है। नीचे जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो +4 में अगर टेल्यूरियम है तो उसके लिए वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी हो जाएगी बेटा? लेस स्टेबल हो जाएगी। इट मीन्स टेल्यूरियम के लिए यहाँ पर ऑक्सीडाइज +4 कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग हो गया, तो टेल्यूरियम ऑक्साइड विल बिकम मोर ऑक्सीडाइजिंग एंड लेस रिड्यूसिंग। भाई ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग हो रही है क्योंकि +4 में वो अनस्टेबल हो रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, तो ये कैसा हो जाएगा? इट इज मोर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कई बार एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे थोड़ा सा फटाफट बता सकते हैं। तो रिड्यूसिंग ऑक्साइड्स में ज़्यादा पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो SO2 है वो बहुत अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होती है, तो इसलिए वो रिड्यूसिंग नेचर के फॉर्म में ऑर्डर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो SO2 उसके बाद फिर SeO2 देन TeO2। क्या लिखेंगे हम? दैट रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीजेस, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है? डिक्रीजेस एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस down the group due to inert pair effect. Right? ये हो गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रेडी रखिए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये पॉइंट अच्छे से दिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए टेल्यूरियम डाइऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करेगी? टेल्यूरियम डाइऑक्साइड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटर देन SO2, बट SO2 इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर? अगर इन ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर डिस्कस किए जाए, देखो SO2 का स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। SO2 में सल्फर, आपसे यही पूछा जाता है कि SO2 मॉलिक्यूल सल्फर की किस एक्साइटेड स्टेट में बनता है? तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16। तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p4, ये इसकी कन्फिगरेशन है। SO2 का पूरा फॉर्मेशन देखना है। क्यों देखना है वो भी देखिए कि क्यों हम इस पर जा रहे हैं, कि शायद कुछ अच्छा पॉइंट देखने को मिले हमें। तो देखिए सल्फर ग्राउंड स्टेट में बेटे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p में है, ठीक है। 3p 1 2 3 एंड 4, राइट। अब
यहाँ पर इसके पास निश्चित तौर पर क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, तो वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स आर देयर। सल्फर अगर हम एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ये सल्फर की एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट है। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, 3d में। ध्यान रहे मैंने 3s के इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं कराया है। सारे इलेक्ट्रॉन्स तभी जंप किए जाते हैं जब जरूरत हो, हर किसी को हमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराना है। ये देखना पड़ेगा कि नेबरिंग एटम कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस सल्फर को हमने इसका 3p का इलेक्ट्रॉन जंप करा के वहाँ पहुँचा दिया, और अब देखो ये कैसी स्टेट आ गई, ये 3p है, ये 3d है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। हम स्ट्रक्चर किसका डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, SO2 का। जो एलिमेंट आ रहा है नेबरिंग एलिमेंट कितना आ रहा है, 2 नेबरिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं, राइट। तो 2 नेबरिंग एलिमेंट्स ये आ रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहा है इधर। तो अब आप ये देखिए कि क्या इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट की जरूरत है, जी नहीं। क्यों, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी है, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो 2 ऑक्सीजन अगर आ रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स से वो डेफिनेटली अपने बॉन्ड्स बना लेंगे। तो अगर ये जो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम आता है, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, अच्छा देखिए अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पहले देखते हैं, क्योंकि ये 3 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, 3s एंड 3p। बीच में s को गायब तो नहीं कर सकते, ऐसा कोई p3d हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, s का पार्टिसिपेशन एसेंशियल है, इनर शेल डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगी। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये इन्वॉल्व होगा। तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में ये कंपाउंड बना है, एंड देन आ जाता है सल्फर एटम इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इट हैज 3 sp2 hybrid orbitals, all 3 are sp2 hybrid orbitals, 1 2 3 and 1 has lone pair। it means ये जो 3 sp2 hybrid orbital बने हैं उसमें एक में लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 में एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग है ये एक बेचारा 3p जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और एक रिमेनिंग का है 3d में भी एक इलेक्ट्रॉन है। रेस्ट तो सारे कैसे हैं, वैकेंट है, रेस्ट 3d ऑल आर वैकेंट, राइट। नाउ सी, अब ये ऑक्सीजन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम बॉन्ड बनाने आता है। फर्स्ट बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा किससे, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप से। तो ऑक्सीजन ने अपनी फर्स्ट वैलेंसी हाइब्रिड ऑर्बिटल से सेटिस्फाई करी, और ये जो सेकंड वैलेंसी सेकंड बॉन्ड बनेगा दैट इज ऑलवेज पाई बॉन्ड। तो ये साइडवेज ओवरलैप होगा किसके साथ, इसका 3p, क्योंकि पहले जो p में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो बॉन्डिंग में जाएगा पाई बॉन्ड्स बनाने के लिए। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है इसका नेचर कैसा हो गया, p पाई बॉन्ड। समझ रहे हैं, ये कौन सा बॉन्ड बना है, p पाई बॉन्ड, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन एटम आता है, सेकंड ऑक्सीजन एटम। अब ये सेकंड ऑक्सीजन एटम आया, सेकंड ऑक्सीजन भी आके क्या करेगा, फर्स्ट बॉन्ड बनाएगा सिग्मा, किसके साथ ओवरलैप करके, ऑक्सीजन का जो 2p ऑर्बिटल है, हाफ फिल 2p ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एंड सेकंड बॉन्ड इसको जब बनाना है तो देखो p खत्म हो चुके हैं, पूरे p ऑर्बिटल्स फिनिश हो चुके हैं। अब जो सेकंड इसको पाई बॉन्ड बनाना है वो पाई बॉन्ड बनेगा d ऑर्बिटल ओवरलैप के साथ। तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये d पाई बॉन्ड बन रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, इस वजह से ये आपको देखिए, अगर 12th बोर्ड की बुक में भी आपको ये थोड़ा सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में ही डिटेल में दिया है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए कैसा, तो SO2 हाइब्रिड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो डबल बॉन्ड बन रहे हैं, तो ट्राइंगल के 2 कॉर्नर्स में बनेंगे, और ये जो 1 लोन पेयर आएगा, दिस 1 लोन पेयर एक्वायर्स द 1 कॉर्नर, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कैसी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन एक पोजीशन पे क्या आ रहा है, लोन पेयर, तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो चुकी है और मॉलिक्यूल का शेप हो चुका है बेंट शेप, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp2 एंड इट इज बेंट शेप मॉलिक्यूल, राइट। अब एक्चुअली ये क्यों इतना हमने एक्सप्लेनेशन लिया,
ये क्वेश्चन जब स्ट्रेट पूछा जाएगा SO2 में जो पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं उनका नेचर कैसा है, तो हम सोचेंगे भाई ये 2 बॉन्ड या टोटल नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स या डी पाई बॉन्ड्स, तो फर्स्ट 2 बॉन्ड्स सिग्मा, अदर 2 बॉन्ड्स आर पाई, और फटाफट काउंट करते कि सारे पाई बॉन्ड्स को आप पी पाई बॉन्ड्स को। तो हमेशा देखो, हर बार इतना ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेक कर लिया शॉर्ट ट्रिक से कैसे चेक करोगे, SO2 मॉलिक्यूल है, सल्फर +4 में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर पे कितने होते हैं 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहे हैं, ठीक है। तो लोन पेयर कितना बच रहा है, 1 लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर कितने काउंट करने हैं 2, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा होगा और एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है, तो 2 ये हमने सिग्मा काउंट की, तो स्टेरिक नंबर आता है 3, इट इज sp2। तो ये क्लियर है कि जब डबल बॉन्ड बना तो एक जो बॉन्ड बना है वो क्या है, पी पाई, क्योंकि 1 p ऑर्बिटल इज लेफ्ट, 1 p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट उसने नहीं किया है, रह गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो एक पाई बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है पी पाई बॉन्ड, और एक जो पाई बॉन्ड बनेगा वो डी पाई बॉन्ड बनेगा। कैसा बनेगा, पी पाई बॉन्ड। और किस तरह से फॉर्मेशन होता है तो ये हमने यहाँ पर डिटेल में देख लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ गया होगा। केमिकल बॉन्डिंग का भी पार्ट है। अब आपका ये होमवर्क हो जाता है दैट फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ SO3 एंड रिड्यूस इट विथ ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। जिस तरह से हमने ये ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है, आप लोग अपने नोट्स में इसको सॉल्व करेंगे और सिमिलर वे में ऑर्बिटल डायग्राम से इसको प्रूव करेंगे। इस तरह से पूरा बनाकर फिर उसका स्ट्रक्चर निकालना है, ठीक है। तो ये आपको इतना पॉइंट होमवर्क में मिल रहा है, तो ये क्लियर करना भी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि SO3 किस मतलब इंटीजर बन गया, किस एक्साइटेड स्टेट में सल्फर SO3 मॉलिक्यूल बनाता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं और इस तरह से उनको बस, बट ये छोटे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, बट इनके आंसर्स भी तभी बच्चा करेक्ट कर पाता है जब ये नो कि आपको पूरा ऑर्बिटल लेवल पे इसका नॉलेज हो, राइट। तो ये फास्ट नोट कर लीजिए बेटे। डन। सो दिस इज अबाउट MO2 टाइप ऑक्साइड्स जो हमने डिटेल में देखे। नेक्स्ट MO3। तो MO3 ऑक्साइड्स कौन कौन से बनते हैं, SO3, SeO3 एंड TeO3। सी तो सारे के सारे अब ये जो ऑक्साइड्स हैं ये +6 में हैं। सो ऑल these oxides act as powerful oxidizing agent, बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और यहाँ पर इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर पूछा जाएगा हमसे, तो ये यहाँ सिर्फ क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए आएगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर डेफिनेटली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर फिजिकल स्टेट पूछी जाए तो डाउन द ग्रुप यू नो कि सॉलिड स्टेट में आएंगे। फॉर एग्जांपल TeO3 इज सॉलिड, क्योंकि वेंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगे। SO3 से ज़्यादा स्टेबल होती है SO2, रिमेंबर, क्योंकि सल्फर +4 में है। यहाँ पर आप जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, SO3 का स्ट्रक्चर कैसा है, टोटल आपको देखिए ये इस टाइप का आएगा। मैं सिर्फ ऑर्बिटल डायग्राम से तो आप बना के देखेंगे। SO3 का ये स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। और यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ये जाती है +6 में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी, बट इट इज लेस स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल देन SO2। तो SO2 इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन SO3, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे ये। नेक्स्ट इज हैलाइड्स। अब हेलोजन से इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसा है,
कितने टाइप्स के ये हैलाइड्स बनाते हैं? सी, सबसे पहले याद रखिए कि ये हेक्सा हैलाइड्स भी बनाते हैं। दे विल फॉर्म हेक्सा हैलाइड्स, राइट, एंड दे विल आल्सो फॉर्म टेट्रा हैलाइड्स, एंड इवन डाइहैलाइड्स, इवन डाइहैलाइड्स। अब इसमें जो हेक्सा हैलाइड्स हमको मिलते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे कि SF6, SF6 भी बनेगा। फ्लोराइड्स, देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी मिलेगी? ऑलवेज याद रखो, फ्लोराइड्स, देन क्लोराइड्स, देन ब्रोमाइड्स एंड देन आयोडाइड्स। तो रीज़न डेफिनेटली क्लियर है, स्टेरिक फैक्टर्स रहेंगे। जितना हैलोजन का साइज इंक्रीज होगा उतना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको बनाने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। SF6 इज वेरी वेरी स्टेबल। अदर जो हमको हेक्सा हैलाइड्स मिलेंगे वो लेस स्टेबल रहेंगे। SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल, ओके, इट इज हाईली स्टेबल एंड इवन इनर्ट। इतना स्टेबल है, इनर्ट है दैट ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है। SF6 डू नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर। एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है दैट SF6 हाइड्रोलाइजेस डज नॉट हाइड्रोलाइजेस बट TeF6 हाइड्रोलाइजेस रेडिली। तो उसका रीजन ये है कि देखो सल्फर और फ्लोरीन, यू नो कि स्मॉल साइज एटम है फ्लोरीन। सबसे पहली बात कि सल्फर +6 में गया क्यों? क्योंकि फ्लोरीन आ रहा है। SF6 एग्जिस्ट करता है, SCl6 एग्जिस्ट नहीं करता, और SBr6 भी नहीं सुना होगा आपने, SBr6 भी एग्जिस्ट नहीं करता। SF6 क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्लोरीन आया है। फ्लोरीन +6 में लेके जा सकता है सल्फर को, बीइंग स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड सेकेंडली कि ये भाई सल्फर एटम है और अगर 6 फ्लोरीन आ रहे हैं जो कि स्मॉल साइज हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल मैनर में इस तरह से इनको अपने आसपास एकोमोडेट कर लेगा। बट अगर हम सोचें कि ये सल्फर है और यू नो कि ये 6 बड़े बड़े फ्लोरीन एटम्स आ जाएं या ब्रोमीन एटम्स आ जाएं और इसको यू नो ऑक्यूपाई करें, तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। अगर बाद में ब्रोमीन आए तो ये देखो, ये स्पेस में इनका झगड़ा होना तय है। ये इस तरह से बिल्कुल स्टेरिक रिपल्जन, तगड़ा स्टेरिक रिपल्जन होने वाला है। तो इसलिए SCl6, SBr6, Si6 का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। SF6 की स्टेबिलिटी समझ में आ रही होगी आपको कि ये स्टेरिक रीजन की वजह से स्टेबिलिटी एक्वायर करता है। तो यहाँ ये याद रखना है, SF6 इनर्ट भी होता है। SF बॉन्ड्स आर ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट, अब इसमें और क्या मिलते हैं? टेट्रा हैलाइड्स मिलते हैं। टेट्रा हैलाइड्स कौन से मिलेंगे? MX4। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये भी, हाँ, इनमें स्ट्रक्चर क्लियर है आपको दैट अगर ये हेक्सा हैलाइड्स हैं तो हेक्सा हैलाइड्स का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आता है sp3d2 एंड ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी बेटे? ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, ओके, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर ये MX4 बनेंगे तो MX4 में HS क्या आएगा? MX4 में HS आएगा sp3d। देखिए SF4 का स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। SF4 में सल्फर किस में है? +4 में। +4 में है तो लोन पेयर्स कितने आ गए? 1 एंड बॉन्ड पेयर्स सिंगल बॉन्ड ही बन गए। सारे फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स, तो स्टेरिक नंबर आ रहा है 5। सो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp3d2, sp3d। sp3d में यू नो कि लोन पेयर अगर आता है तो उस लोन पेयर को हमें सबसे पहले प्रेफरेंस देना है। ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है तो लोन पेयर शुड बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 फ्लोरीन एटम्स अबव एंड बिलो द प्लेन आएंगे। स्ट्रक्चर याद आ गया होगा आपको। तो सल्फर के इस फैमिली के जो टेट्रा हैलाइड्स हैं वो कौन सा शेप एक्वायर करने वाले हैं, कौन सा स्ट्रक्चर एक्वायर करने वाले हैं, ये बताइए मुझे। ये सी-सॉ शेप एक्वायर करने वाले हैं। कौन सा? सी-सॉ, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों एक्वायर करते हैं? क्योंकि ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन होंगे और इसकी वजह से यहाँ पर ये थोड़े से बेंट हो जाते हैं बॉन्ड, तो सी-सॉ शेप एक्वायर करेगा ये बॉन्ड। कैसा हो जाएगा? ये देखिए S
एफ एफ, ये जो एक्सियल बॉन्ड्स थे, ये एक्सियल बॉन्ड्स स्लाइटली टिल्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो देयर इज वन लोन पेयर, सो दिस इज सीसॉ शेप मॉलिक्यूल, राइट। एंड नन ऑफ द बॉन्ड एंगल, ये जो भी थीटा आ रहा है यहाँ पर, ये 90 डिग्री पे नहीं होगा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, okay, this theta is less than 90 degree and even this 120 degree bond angle also reduces. तो टेट्राहेलाइड्स के स्ट्रक्चर्स इस तरह से आपको देख लेने हैं। और नेक्स्ट जो है डाईहेलाइड्स, डाईहेलाइड्स का भी फॉर्मेशन करते हैं, बट डाईहेलाइड्स बहुत बहुत लेस स्टेबल है, तो वो एक सिंपल सा रीडिंग लगा लेना है। डाईहेलाइड्स अगर बनते भी हैं तो वो लेस स्टेबल रहेंगे, एंड इवन ये डाइमेरिक मोनोहेलाइड्स भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल H2Cl2 मिलेगा, H2Br2 मिलता है, तो इस टाइप से इनके हेलाइड्स बनते हैं। तो ये हुए अभी कौन से कंपाउंड्स जो ये केमिकल रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं या हेलोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्राइड्स बना रहे हैं। अब हम इनके नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओजोन, जो सबसे स्पेशल पार्ट है उसको देखना है, ओजोन, ठीक है। और SO2 SO3 की कुछ थोड़ी स्पेशल बातें रहेंगी, उनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज, एंड देन ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। तो टिल देन इसको, लेकिन पूरा पूरा लाइन टू लाइन, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है एनसीआर जो है इनऑर्गेनिक में। इफ़ यू आर लीविंग दैट तो फिर बस गए, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। आप पढ़िए, यहाँ पर मैक्सिमम मैंने जो पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के कवर किए हुए हैं, बट सेल्फ स्टडी ऑफ एनसीईआरटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको पूरा कवर करना है। बहुत पॉइंट्स है, बहुत इन्फॉर्मेशन है उसमें, उस इन्फॉर्मेशन को भी देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरी तीसरी बुक्स को बाद में उठाना है, पहले एनसीईआरटी कवर करना है, राइट। सो और आगे जितना जो एक्स्ट्रा लगेगा वो मैं आपको बताऊंगी, उतना उतना पार्ट प्रिपेयर करते जाइए। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय, ओके।